हाँ तो चलिए मित्रों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पे। जो आप इतना मूल्य पल निकाल करके अभी भी इस त्योहार के दिन में टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन के साथ जुड़ के अपने मैट्रिक की तैयारी में लगे हुए हैं, उन तमाम साथियों एवं प्यारे दोस्तों का स्वागत है इस टीच एक्स्ट्रा फैमिली में। तो अब तक हम लोगों ने जीव विज्ञान में प्रथम अध्याय हम लोगों का जो था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, उस चीज को हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा और उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में था उसको भी हम लोगों ने देखने का काम किया। अगर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय में किसी मित्र को कोई समस्या है तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जाके उस प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, नंबरिंग भी वहाँ किया हुआ है, वहाँ से आप देखिए, समझिए और उसके आधार पे प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। और इसी बीच जो है हम लोगों का अब बायोलॉजी का जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय श्वसन को आज हम लोग देखने का काम करेंगे। श्वसन क्या है, कैसे होता है, श्वसन का क्या फायदा है, श्वसन से हमें क्या होती है, क्या मिलती है, नहीं मिलता है, उन तमाम चीज के बारे में हम लोग काफी डीपली से पढ़ने का काम करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम बताए थे कि अगर आप 10th का बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो एक छोटा मोटा डॉक्टर आप जरूर बन जाइएगा, क्योंकि 10th का जो चैप्टर बायोलॉजी है जो उसमें तमाम टॉपिक आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से कनेक्टेड है, तो उस चीजों को पढ़ने में भी हमें मन लगता है और अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो खुद का ख्याल भी रख सकते हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग अपने विषय बिंदु पे आते हैं और आगे की पढ़ाई जो हमारा मैट्रिक का जो टारगेट है मेन एग्जाम का, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर से सेम पैटर्न पे आपके लिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म फिर से लाएगा एक एमसीक्यू का सुनहला सा सेशन। चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर होगा। तो आइए, इससे पहले जहां कहीं भी आपका आस्था है, दुआ है, एक बार प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वहां से आप लोग अपने एक बार ईश्वर को याद कीजिए कि अपना दया दृष्टि वो बनाए रखे, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं वो परिणाम हमारा बेहतर से बेहतरीन हो। सच्चे मन से याद कीजिए, अभी त्योहारों का शुभ दिन चल रहा है। हाँ, सच्चे मन से ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पे हर एक चीज नसीब होता है। तो आप लोग भी प्यारे मित्रों एक बार दुआ कीजिए, हे ईश्वर, हम लोग जिस मिशन में लगे हुए हैं उस मिशन में सफलता मेरी कदम चूमे। फिर उसके बाद जो है अब आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की दुनिया। यूं कहें तो जीव विज्ञान के बिना हमारा जिंदगी जो है ना अधूरा है, हमारा जिंदगी जो है अधूरा है। अगर आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं, यकीन मानिए मित्रों, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका खात्मा आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान जो है हमें एक पूरे बॉडी के बारे में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देता है कि कैसे क्या होता है, किसका बैड इंपैक्ट पड़ता है, किसका गुड इंपैक्ट पड़ता है, क्या खाएंगे तो हम फिट रहेंगे, क्या खाएंगे तो हम अनफिट रहेंगे, क्या करेंगे कि हम अट्रैक्टिव रहेंगे, क्या करेंगे कि हम अट्रैक्टिव डल दिखेंगे। ये तमाम चीजों के बारे में नॉलेज हमें कौन सा देता है? तो बायोलॉजी देता है। तो आइए, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, ये जो फोटो है, ये जो फिगर है, किस चीज का है? श्वसन। किसका है? श्वसन। यूं क्या है तो बिना श्वसन के कुछ भी संभव नहीं है। अगर अभी हम बोल पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, तो वहां भी आप श्वसन की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं और हम इस स्टूडियो में भी श्वसन की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि हम बोल पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम कोई सिंगल काम नहीं कर सकते हैं, एक स्टेप चल भी नहीं सकते हैं। तो श्वसन का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। श्वसन का बहुत बड़ा अहम योगदान है हमारे जीवन में। बगैर श्वसन को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। श्वसन है इसीलिए हम लोग चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। बोलने के लिए हमें एनर्जी मिल रहा है, यह भी श्वसन की वजह से मिल रहा है। ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो अभी श्वसन की वजह से ही हो रहा है। अगर श्वसन बंद होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बिना श्वसन का कुछ भी नहीं है, बिना श्वसन का
कुछ भी नहीं है। तो इसलिए श्वसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसी के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है कि श्वसन का क्या काम है, कैसे हुए हमारे लिए उपयोगी होता है। अगर श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, होगा श्वसन का प्रक्रिया अगर सही तरीके से होगा तो हम लोग अच्छे से हर एक काम को कर पाएंगे, हमारा हार्ट बीट सही रहेगा, चेहरा के एक्सप्रेशन रहेगा, बोलने के लिए एनर्जी मिलेगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ये तमाम चीज होगा कब, जब श्वसन होगा। श्वसन बंद कहानी खत्म, श्वसन बंद कहानी खत्म। तो श्वसन बहुत ही एक मजेदार टॉपिक है, तो इसको एक ध्यान से गहन माध्यम से हमको पढ़ना है, गहन तरीके से पढ़ना है, ताकि श्वसन का हर एक बात हमारे दिलो दिमाग में बस जाए और इसके आधार पर कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से बना लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है श्वसन की परिभाषा, यानी कि श्वसन क्या है। चलिए आइए समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है श्वसन की परिभाषा, श्वसन की परिभाषा। तो बताइए श्वसन क्या है, श्वसन क्या है। तो कह रहा है श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव, जो हम लोग क्या एक जीव जंतु है, हम लोग जीव जंतु की श्रेणी में ही आते हैं। तो कह रहा है श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण, वातावरण कहने का क्या मतलब हुआ, हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है वही वातावरण होता है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है वही क्या होता है, वातावरण होता है। तो क्या कर रहा है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण से, कहां से, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन बोले तो O2 ग्रहण करता है, जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर, याद कीजिए पिछले क्लास को आप लोगों को हम बताए थे कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वह कोशिका से हुआ है। जब कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, अंग मिलता है तो अंगतंत्र बनता है, और जब बहुत सारा अंगतंत्र मिलता है तब जाके एक शरीर का निर्माण होता है। ये तमाम बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोज, क्या होगा यहाँ पे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देने का काम करता है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देने का काम करता है। और इसके फॉर्मूला से भी हमारा जान पहचान हो चुका था, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये ऑक्सीकरण, अवकरण, अपचयन, उपचयन, ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चीज में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पिछला वीडियो को देखिए। ये तमाम टॉपिक आपका, ये ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ग्लूकोज क्या है, ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो C6H12O6 होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल H2O और ATP बनती है। एक नया वर्ड आया यहाँ पे ATP, क्या वर्ड आया, ATP। ATP को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें ऑक्सीकरण से हम लोग परिचित है, जान पहचान है। ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑक्सीजन का मिलना ही क्या होता है, ATP होता है। सॉरी, ऑक्सीजन का मिलना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ATP क्या होता है, तो जैसे गाड़ियों में, जैसे कि आप देखते होइएगा गाड़ी में एक पेट्रोल ऊर्जा का काम करता है, गाड़ी के लिए पेट्रोल ऊर्जा का काम करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की कोशिका के लिए जो ATP होता है ऊर्जा मुद्रा की तरह काम करता है, ऊर्जा मुद्रा की तरह काम करता है। यूं कहें तो क्वाइन करेंसी, क्या बोलेंगे इसको, क्वाइन करेंसी। क्वाइन करेंसी इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाइन करेंसी। ATP जो है, अगर यूं सरल भाषा में कहें तो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए पेट्रोल की तरह, जैसे
गाड़ी के लिए पेट्रोल एनर्जी का काम करता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के लिए ऊर्जा का काम कौन करता है? एटीपी करता है। कौन करता है? एटीपी करता है। एटीपी में सारा एनर्जी क्या रहता है? स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर रहता है, यानी कि जमा रहता है। क्या रहता है? जमा रहता है। और उस जब जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमें वहां से मिल जाता है। कहां से मिल जाता है? तो एटीपी से मिल जाता है। एटीपी से क्या? मांसपेशियों का चलना। जब हम चलते हैं, फिरते हैं या कोई सामान उठाते हैं तो मांसपेशी को एनर्जी चाहिए, वो एटीपी से लेता है। फिर उसके बाद दिमाग का काम, सोचना, समझना, हाँ, इस समय के इस सब चीज के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो हमें कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्वाइन करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। क्वाइन करेंसी ऑफ एनर्जी, क्वाइन करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है किसको? एटीपी को। क्या कहा जाता है? क्वाइन करेंसी ऑफ एनर्जी। हमें मांसपेशियों को एनर्जी देने का काम कौन करता है? एटीपी काम करता है। सोचना हो, समझना हो, उसके लिए भी कौन काम करता है? तो एटीपी काम करता है। यह बनता कहाँ है? एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन क्या होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। पावर हाउस ऑफ एनर्जी तो बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। और एटीपी का पूरा नाम क्या बताए थे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है? तो एनर्जी स्टोर होता है। क्या रहता है? एनर्जी स्टोर रहता है। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, वैसे ही एटीपी में एनर्जी स्टोर रहता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब जब हमें पैसा की जरूरत होती है हम बैंक से निकाल कर ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार एटीपी में एनर्जी स्टोर होता है। और जैसे जैसे हमारे मांसपेशियों को, मस्तिष्क को, किसी भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वह एटीपी से एनर्जी लेने का काम करता है। बताइए, अब किसी भी प्यारे साथियों को एटीपी में कोई समस्या है तो बताइए। समझ में आया बात? तो शरीर में हर छोटी बड़ी गतिविधि के लिए ऊर्जा देने का काम कौन करता है? एटीपी ही करता है। शरीर में हर एक ऊर्जा, हर एक गतिविधि के लिए, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो उस समय जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहां से मिलती है? हमें एटीपी से मिलती है। कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि एटीपी काम कैसे करता है। एटीपी काम कैसे करता है? एटीपी काम कैसे करता है? इस एटीपी को ध्यान से समझिए, इससे बहुत सारा प्रश्न आपका
तैयार होगा। एटीपी काम कैसे करता है, एटीपी वर्क कैसे करता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो शरीर इसे तोड़कर ऊर्जा बनाता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलता है वो तोड़ने का काम भी कौन करता है, एटीपी करता है। और एनर्जी स्टोर करने का भी काम कौन करता है, एटीपी करता है। जो जहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है और एक जैसे जैसे हमें जरूरत होती है वैसे वैसे हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। यह ऊर्जा सीधे इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि एटीपी में स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे ही एटीपी में एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार एटीपी में क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, एटीपी में एनर्जी स्टोर हो जाता है, जहां फिर हम जरूरत पड़ने पर उस ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो एटीपी के अणु को तोड़ता है और उससे क्या निकाल लेता है, ऊर्जा निकाल लेता है। ऊर्जा इस्तेमाल होने के बाद एटीपी फिर से रिचार्ज होकर नई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बैंक में पैसा रखें तो पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो बैंक में पैसा खत्म हो जाता है ना, तो फिर हम लोग बैंक में पैसा डाल देते हैं। तो वैसा ही एटीपी का जब पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है तो फिर से वो अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। रिचार्ज इन द सेंस कि वह अपना एनर्जी फिर से स्टोर कर लेता है। फिर से जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से हम चार्ज कर देते हैं, वैसे ही एटीपी का पूरा एनर्जी खत्म हो गया तो फिर से वो एनर्जी को ऑक्यूपाई कर लेता है, ले लेता है। क्लियर। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आपको एटीपी शब्द में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में पूछ सकता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, ये क्या है, एनर्जी स्टोर करता है। ये कोशिका का फॉर्मेशन क्या होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एटीपी काम कैसे करता है, तो जैसे एटीपी काम जब जब यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है और हमारे शरीर को जब भी कोई छोटी मोटी गतिविधि करना हो तो उस समय जो एनर्जी की आवश्यकता, कोई भी काम करना हो तो उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एटीपी से हम ले लेते हैं। और जब एटीपी में ऊर्जा खत्म हो जाता है तो फिर से यह अपने आप को रिचार्ज भी कर लेता है। अब बताइए एटीपी में कोई समस्या है तो बताइए। ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट श्वसन का। श्वसन से पूछ सकता है कि श्वसन में किस गैस का, श्वसन में किस गैस को हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जल को लेते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं किस गैस का लेते हैं। बताइए इसमें कोई समस्या है। अगर इस टॉपिक में किसी भी मित्र को समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ श्वसन के इस टॉपिक में कोई समस्या है। अब देखिए उस श्वसन से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स। व्यक्ति प्रति मिनट श्वसन की संख्या, प्रति मिनट 1 मिनट में श्वसन जो है हम लोग एक वयस्क मानव जो है 16 से 18 बार करता है। अब ये संख्या घट बढ़ भी सकता है। अगर हम दौड़ते हैं, दौड़ते टाइम हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन एक्टिव मोड में होता है, हर एक ऑर्गन को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होता है, तो ये मात्रा बढ़ भी सकता है। ये एक ऑन एवरेज डाटा है, ऑन एवरेज डाटा है। सोया हुआ मानव लगभग 12 बार, छोटा बच्चा लगभग 25 बार सोया हुआ है। उस समय आदमी का बहुत सारा ऑर्गन जो है एक्टिव मोड में नहीं होता है, बस हार्ट बीट काम कर रहा होता है, तो उसमें कम एनर्जी की खपत होती है, तो वो हमारा जो है प्रति मिनट दर क्या होता है, कम जाता है। बच्चा है, बच्चा में धड़कन फास्ट होता है इसलिए 25 बार। क्लियर। ये डाटा आपका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये घट बढ़ भी सकता है, लेकिन ऑन एवरेज डाटा जो निकाला गया है वो है, एक एवरेज डाटा है। क्लियर। अब है श्वसन से संबंधित मुख्य बिंदु। अब इसका जो मेन पॉइंट है श्वसन का, उसके बारे में हम लोग समझे। सारा चीज आप श्वसन से जुड़ा हुआ एक स्लाइड में पूरा आपका क्लियर। बस आप लोग ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर वो उस टॉप जो भी समस्या होगा आपका उस पर एक वीडियो फिर आ जाएगा आपके लिए। क्लियर। चलिए, अब हमको नहीं लगता कि आप लोगों को श्वसन में कोई दिक्कत होगा। श्वसन क्या है एग्जाम में पूछ देगा, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण, एकदम सरल शब्द में, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी कि एटीपी बनता है। एटीपी का पूरा नाम लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका आ सकता है। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, वयस्क मानव एक प्रति मिनट श्वसन की संख्या कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है। बच्चा में 25 बार होता है, और सोया हुआ मानव में, जब इंसान सोया रहता है तो उसका सारा ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता है, कुछ ऑर्गन ही वर्किंग स्टेज में होता है, इसलिए उसमें एनर्जी कम आवश्यकता होती है, इसलिए लगभग 12 बार। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आपका एक एवरेज डाटा है। क्लियर है? अब देखिए श्वसन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकता है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? वायु जिस रास्ते से शरीर में जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे याद कीजिए, आप अपने रसायन शास्त्र के प्रथम अध्याय को वहां पढ़े हम लोग थे, भोजन नली होता है। कौन सा नली होता है? भोजन नली। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? श्वसन नली भी होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? श्वसन नली भी होता है। भोजन नली के थ्रू भोजन जाता है और श्वसन नली के थ्रू ऑक्सीजन जाता है। कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं उस टाइम आपको बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए मना किया जाता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस समय आपका फूड पाइप जो होता है वो व्यस्त होता है। लेकिन अब जब आप बोलिएगा, खाना खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो जो यहाँ पे एक इपिग्लॉटिस नामक एक मांसपेशी होता है जिसका काम होता है कि जब आप खा रहे होते हैं तो वो श्वसन नली को बंद कर देता है, और जब आप सांस ले रहे होते हैं तो वो भोजन नली को बंद कर देता है। लेकिन आप जब खाना खा रहे हैं और प्लस में बोल भी रहे हैं तो वो कंफ्यूज कर जाता है कि हम श्वसन नली को बंद करें कि भोजन नली को बंद करें। तो इसीलिए क्या होता है, आदमी खाते समय सरक जाता है। हो सकता है कि कोई चावल का, अनाज का कण जो है आपके श्वसन नली में चला गया हो, तो आप इतना जोर से सरकते हैं कि वो चावल का जो कण हो या अनाज हो फिर बाहर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर खाते समय नहीं बोलना चाहिए, अगर वो श्वसन नली में चला गया तो काम खत्म। अगर आप खाते समय बोल रहे हैं, चावल या किसी चीज का एक अनाज का कण अगर आपके श्वसन नली में चला गया तो कहाँ जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, फिर उसका बच पाना संभव नहीं है। इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्लियर? तो श्वसन नली से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और भोजन नली से भोजन का सप्लाई होता है। दोनों नली को जहां पे वो डाइवर्ट होता है वहां पे एक इपिग्लॉटिस, एक ठेपी होता है, ढक्कन की तरह वो काम करता है। जब हम खा रहे होते हैं तो वो श्वसन नली को बंद कर देता है, और जब सांस ले रहे होते हैं तो वो भोजन नली को बंद कर देता है। क्लियर? तो आज के बाद से खाते टाइम नहीं बोलिएगा, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्लियर? चलिए, वो इपिग्लॉटिस होता है, याद रखिएगा। इपिग्लॉटिस भोजन नली और श्वास नली को बंद खोल करने का काम करता है। क्लियर है? जब खाना खाते हैं तो उस समय तो भोजन को सप्लाई होगा, तो श्वास नली को बंद कर देता है ताकि श्वास नली में कोई भी कण वन अनाज का ना जाए। अब है वायु जिस रास्ते से शरीर में जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। जिस रास्ते से वायु जाता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, और जिस रास्ते से भोजन जाएगा उसे क्या कहेंगे? भोजन मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? भोजन मार्ग कहेंगे या फूड पाइप कहेंगे। क्लियर है? इस पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी मित्र को? नहीं होना चाहिए। श्वास लेना मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, श्वास लेना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। श्वास छोड़ना, इसको श्वास लेना को इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इसको ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। श्वास छोड़ना इसको बोलते हैं एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। तो एक्सहेलेशन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। किसको निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? CO2। क्या होता है? CO2। क्लियर? दोनों प्रक्रियाएं, जब श्वास लेना और छोड़ना, दोनों प्रक्रियाओं को मिला के हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। हाँ, उसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। कब? जब सांस से हम एक बार सांस लिए और छोड़ दिए, उस दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे या ब्रीथिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहेंगे। क्लियर? यह क्रिया एक उष्माक्षेपी है। अब बताइए, उष्माक्षेपी वर्ड हम लोग पढ़े थे रसायन शास्त्र के प्रथम अध्याय में, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। अगर थोड़ा भी आपको याद होगा तो हमने बताया था वहां पे उष्माक्षेपी मतलब क्या हुआ? उष्माक्षेपी मतलब हो गया छहल जाना। क्या हो जाना? छहल जाना। छहलना अर्थात दूर जाना। छहलना अर्थात
दूर जाना। एक पढ़े थे उष्मा शोषी मतलब सोखना मतलब करीब आना, सोखना मतलब करीब आना। इस टैग वर्ड से हम याद रखने का काम भी किए थे और समझने का काम भी किए थे। तो कह रहा है यह क्रिया उष्मा छेपी होती है, मतलब क्या, इसमें उष्मा जो है दूर जाता है। उष्मा छेपी क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, उष्मा दूर जाता है। ये हम लोग केमिस्ट्री के पाठ 1 में पढ़े थे, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। और वहां पे एक टैगवर्ड दिए थे आपको, जब भी उष्मा छेपी आए तो आप सोचिएगा उष्मा छेपी मतलब छहल जाना। क्या हो जाना, छहल जाना। और जब भी कुछ छहलेगा तो वो हमसे दूर जाएगा, वो हमसे दूर जाएगा। तो क्या कह रहा है, यह क्रिया उष्मा छेपी है क्योंकि इसमें ऊर्जा और उष्मा निकलता है। इस क्रिया में जब भी श्वासोच्छ्वास होगा उसमें क्या फॉर्म होगा, तो आपका एनर्जी और हीट दोनों फॉर्म होगा, दोनों फॉर्म होगा। एक होता है उष्मा शोषी मतलब करीब आना, अपने आप को एब्जॉर्ब करना, सोखना। जब भी कोई चीज सोखेगा तो वह एक दूसरे के करीब आएगा। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे। इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। श्वसन एक अपचायी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। अब बताइए ये श्वसन संबंधी जो भी मुख्य पॉइंट हम लोग यहाँ पढ़े हैं, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, पूछ देगा श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, उष्माक्षेपी। कैसी प्रक्रिया है, तो अपचायी क्रिया है। ये तमाम वो जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इस तमाम पॉइंट से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, CO2 का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बोलिएगा, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग कहते हैं। इस मेन पॉइंट से आपका 8-9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे ही तैयार हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अब एटीपी ये बताए थे आपको, पूरा चार्ट याद रखिएगा। एटीपी कहाँ है, कैसे बनता है, एटीपी क्या काम करता है, एटीपी में क्या स्टोर होता है। जैसे बैंक में पैसा स्टोर हम लोग करते हैं, वैसे ही एटीपी एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। ये तमाम चीज हम लोग समझ चुके थे, इसको याद रखिएगा। यहां भी एटीपी है, तो जो एटीपी के बारे में पिछले स्लाइड में बताए हैं उस चीज को याद रखिएगा, उससे ये आपको समझने में आसानी होगा। कह रहा है श्वसन अंग एवं गैस से। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो गैस का एक्सचेंज होता है, गैस से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अभी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं कि ऑक्सीजन को जाने के लिए क्या होता है, श्वसन मार्ग होता है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और भोजन जाने के लिए क्या होता है, भोजन नली होता है, फूड पाइप होता है या भोजन मार्ग होता है। वहां पे आपको एक मुख्य बात हम बताए थे कि हमारे शरीर में क्या होता है, इपिग्लोटिस नामक एक मांसपेशी होता है, जिसका काम होता है जब खाना खाते हैं उस टाइम उसका काम होता है फूड पाइप को ओपन रखना और श्वसन नली को बंद कर देना। जब सांस ले रहे होते हैं तो फूड पाइप को बंद कर देता है और श्वसन नली को खुला रखता है। ये काम किसका होता है, इपिग्लोटिस का होता है। याद रखिएगा, इससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है। क्लियर। श्वसन अंग एवं गैस, इस टॉपिक को समझिए। श्वसन अंग कहने का मतलब हुआ जो भी श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है वो सारा का सारा क्या होगा, श्वसन अंग होगा। श्वसन की प्रक्रिया में जो भी भाग लेता है उससे हम क्या बोलेंगे, श्वसन अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्वसन अंग बोलेंगे। और गैस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। तो श्वसन अंग एवं गैस, इस हेडलाइंस को समझ, ये हेडलाइन समझ में आ गया। श्वसन अंग मतलब जो श्वसन में भाग लेने वाले अंग को श्वसन अंग कहते हैं। और श्वसन अंग में किसका विनिमय होता है, तो गैस का विनिमय होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान। मुख्य अंग, श्वसन के लिए मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। श्वसन के लिए मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा। मुख्य गैस क्या है श्वसन के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये श्वसन के लिए मुख्य गैस है। वाहक पदार्थ, अच्छा, जैसे ही हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं
तो क्या हर जगह ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन का मात्रा अगर कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन को कैरी कर पाना बहुत कठिन होता है, जाने में उसको कई वर्ष भी लग सकता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हीमोग्लोबिन को ट्रैवल करना बहुत टफ हो जाता है, ट्रैवल नहीं कर पाता है, कई वर्ष भी लग सकता है उसको पूरे बॉडी में चक्कर मारने में। लेकिन जब ऑक्सीजन मिलता है तो काफी रफ्तार में हर एक सेल तक पहुंच पाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न मिलने से हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जो कलर आपका जो दिखता है शरीर का रेड रेड, वो भी क्या हो जाएगा? सफेद पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सफेद पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए जब अपने हाथ को आप ऐसे मुट्ठी बंद करके यहाँ पे खूब टाइट से पकड़ते हैं, उसके बाद आप जब हाथ खोलिएगा तो आपका हाथ सफेद दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि खून का सप्लाई बंद हो गया। खून का सप्लाई बंद हो गया, और जब खून का सप्लाई बंद हो गया तो वहां तक सेल तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए सफेद दिखाई देने लगता है। क्लियर? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा की भी प्राप्ति नहीं होगी। ऑक्सीजन है तो हमें एनर्जी भी मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी भी नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा कि जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है तो किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन में रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कब? जब हीमोग्लोबिन में, और जैसे ही हम सांस लिए दैट मीन्स ऑक्सीजन गया तो हीमोग्लोबिन साथ मिल गया तो क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। क्लियर? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या होगा? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इससे पिछले वाले स्लाइड में आपको हम बताए थे ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये रहा, हम लोग स्लाइड पढ़े हैं। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेम बात यहाँ पे है। श्वसन से जो ऊर्जा बनती है उसे एटीपी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपको हम बता चुके हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, ये पूछेगा। एटीपी शरीर की जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, ये भी आपको हम बता चुके हैं। यहाँ देखिए बताया है ना कि एटीपी को क्या बोलते हैं? क्वाइन करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन करेंसी बोलते हैं। तो जब भी एटीपी का चर्चा हो तो आपके दिमाग में एटीपी कहाँ बनता है, हाँ, किसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एटीपी को क्वाइन करेंसी बोलते हैं, ये तमाम बात एक बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और ये क्लिक कब करेगा? जब आप इस तमाम टॉपिक को शिद्दत से सुने होइएगा और समझे होइएगा। क्या कह रहा है? एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। पूछ देगा एग्जाम में आपसे कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन में रहेगा एडीपी, एनईपी, एटीपी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? एटीपी। क्या मारिएगा? एटीपी। एनर्जी करेंसी पूछ देगा कि ऊर्जा का घर या पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इस बात को याद रखेगा। ये जो भी बात आपको हम बोल रहे हैं इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100% आएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। जैसे पेट्रोल गाड़ी के लिए ईंधन का काम करता है, वैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज भी ईंधन की भांति काम करता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें बोलने की जो एनर्जी मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? ग्लूकोज से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? ग्लूकोज से मिल रहा है। तो ग्लूकोज पिछले बार आपको बताए थे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मोटा मोटी फिर यहाँ बता देते हैं, आपको याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है पूछेगा आपसे, C6H12O6। फिर चीनी का फॉर्मूला याद रखिएगा, C12H22O11। कहने का मतलब कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 6 गो। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ये भी आपका 1 नंबर देगा। चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ये क्या हो गया, चीनी का फॉर्मूला हो गया। ये भी ये सब आपका 1 नंबर का क्या है, पोटली है, इसको याद रखिएगा। अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो दिवाली में आप लोग मोमबत्ती जरूर जलाते हैं। बताइए मोमबत्ती का भी फॉर्मूला क्या होता है, C25H52, याद रखिए। ये मोमबत्ती का कैंडल का फॉर्मूला है। यूं कहें तो कार्बन से हमारा पूरा जिंदगी घिरा हुआ है, कार्बन के बिना हम कुछ भी नहीं है। कार्बन से हमारी जिंदगी का आगाज होता है और अंत भी होता है, ठीक है। तो ऐसे एक चैप्टर है हम लोग का रसायन शास्त्र में कार्बन, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का क्या यूटिलाइज है, कार्बन का क्या उपयोग है, क्या नहीं है। ये तमाम बातें हम लोग कार्बन से जुड़ी हुई हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं। मतलब जैसे पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, वैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज भी फ्यूल का काम करता है। अब आइए प्रकार, एटीपी उत्पादन क्या है, वायवीय श्वसन। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, वायवीय। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। वायवीय श्वसन कहने का मतलब वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के साथ घटित हो। जिस श्वसन में ऑक्सीजन साथ हो उसे ही हम वायवीय श्वसन कहेंगे। जिस श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन हमारे साथ है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। इंग्लिश में एरोबिक रेस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन साथ हो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। और जिस श्वसन में ऑक्सीजन साथ न हो, ऑक्सीजन दूर हो, ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन का मिलना नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे पहले कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। सपोज दैट कभी कभी हम लोग रेगुलर अपने डेली लाइफ को देखते हैं नॉर्मल, और कभी कभी भाग दौड़ वाला काम कर लेते हैं। जैसे ही बेड पर जाइएगा आपके शरीर में क्रैम्पिंग करेगा। क्या करेगा, क्रैम्पिंग करेगा, पैर में, हाथ में, हर जगह दर्द होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम आपके शरीर में अवायवीय श्वसन, कहने का मतलब कि आपको जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और वही क्रैम्पिंग करने लगता है, दर्द करने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको मालिश कर दे, दबा दे, तो फिर हम लोग फिट एंड फाइन फील करते हैं ना। लेकिन अगर कोई दबाने वाला ना हो, कोई मसाज करने वाला ना हो, तो उसका भी एक उपाय है। आप खुली वातावरण में चले जाइए और आराम से बैठ के लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। जैसे ही आपके शरीर में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा और आपको वो क्रैम्प है, वो दर्द है, वो स्वतः खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मिलता है। अब जब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, और एटीपी। अब एटीपी से आप लोग अननोन नहीं है, एटीपी से आपका जान पहचान कर दिए हैं। एटीपी कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, स्टोर ऑफ एनर्जी। तमाम एनर्जी हमारा क्या होता है, स्टोर होता है एटीपी में। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर खर्च करते हैं निकाल करके, ठीक उसी प्रकार तमाम एनर्जी एटीपी में स्टोर होता है। और हमारे अंग के द्वारा जो भी एक्टिविटी किया जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोचना, हंसना, ये तमाम क्रिया जो छोटी छोटी या छोटी और बड़ी से बड़ी गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि को करने के लिए एनर्जी भी कहाँ से मिलता है, यही एटीपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एटीपी से मिलता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें हम ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में खर्च करते हैं। लेकिन जब अवायवीय श्वसन है, मतलब यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से क्रैम्प होगा, दर्द होगा। तो यहाँ पे 2 एटीपी का ही निर्माण होगा, जिससे हमारा एनर्जी का जरूरत खत्म नहीं होगा।
क्लियर? तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था एटीपी का और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज आपको दिल और दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा, अगर कोई परेशानी होगी तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे परेशानी है, एक बार और बता दीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर नए उदाहरण के साथ आपके सामने मैं पेश करूंगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए पढ़िए और समझने का प्रयास करिए और अपने दिलो दिमाग में इसको सेट करने का कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि अगर आप बायोलॉजी 10th का अच्छे से पढ़ते हैं तो एक छोटा मोटा आप डॉक्टर जरूर बन जाइएगा, जिससे आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं मानव श्वसन से संबंधित तथ्य। मानव श्वसन से संबंधित तथ्य क्या क्या होता है अब बताइए। ट्रैकिया, ट्रैकिया कहने का मतलब जैसे ही ट्रैकिया का नाम आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा ट्रैकिया है मतलब श्वसन मार्ग होगा। कौन सा मार्ग होगा? श्वसन मार्ग होगा। फूड पाइप होता तो भोजन मार्ग होता, लेकिन यहाँ पे श्वसन है तो कौन सा मार्ग होगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और व्यास 16 mm होती है। लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर और व्यास कितना? 16 mm होता है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र का अगर फिगर आप देख पा रहे होइएगा तो अगर यह मतलब आपको एक फिगर के माध्यम से बता देंगे, अभी फिगर अवेलेबल नहीं है लेकिन मोटा मोटी समझिए। मानव कंकाल का ये जो हमारा आप देख चेस्ट जो होता है, चेस्ट के अंदर लंग्स और हार्ट ये दोनों लोकेटेड होता है। वो लोकेशन चेस्ट के अंदर होता है। तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है कौन? हमारा ये पसली। कौन करता है? पसली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। ये 12 जोड़ी होता है अर्थात 24। 12 जोड़ी होता है अर्थात 24। इसमें क्या होता है? सारा जो रिब्स होता है वो कनेक्टेड होता है स्टेर्नम से। जो सीना का ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग स्टेर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेर्नम बोलते हैं। क्लियर? ये स्टेर्नम से कनेक्टेड होता है और 2 जोड़ी जो रिब्स होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है, जिसको तैरता हुआ रिब्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरता हुआ पसली। तैरता हुआ पसली ये कितना होता है? 2 जोड़ी होता है। तैरता हुआ पसली जो है 2 जोड़ी होता है, जो हमारे स्टेर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। अगर ऑल ओवर बात किया जाए तो कुल जो रिब्स होता है कितना होता है? 12 जोड़ी होता है, यानी कि 24 होता है। एक सांस में ली गई, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, सबको याद रखिएगा। एक सांस में ली गई वायु कितना होता है? 500 ml। फेफड़ों की अधिकतम क्षमता कितना है? 6000 ml। सोचिए इतना को कंज्यूम कर सकता है, 100 लीटर को कंज्यूम कर सकता है ये हमारा फेफड़ा। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना जो होता है फूल जाता है, पंप कर जाता है। इसको बाहर अगर खोल के रखा जाए उसके स्ट्रक्चर को तो इतना 6000 ml यानी 6 लीटर कंज्यूम हो सकता है। ली गई वायु में गैसों का अनुपात। अब देखिए हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो ये बहुत ही बर्निंग गैस है। ये ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील गैस है। अगर प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा फेफड़ा जल जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए हम जो गैसों का मिश्रण लेते हैं, गैसों का मिश्रण, अगर आपको साइंस का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो इस बात से आप जरूर आपका रूबरू होगा, जान पहचान होगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ये नाइट्रोजन 78, ये प्रकृति का जो निर्माण हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ सुपर पावर है जो कंट्रोल कहीं ना कहीं कर रहा है। आप सोचिए ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। दोनों कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 21%। ये बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है, बहुत बर्निंग गैस होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन ले तो हमारा फेफड़ा जल जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या है? नाइट्रोजन है। अगर 78%, सोचिए 78%
ऑक्सीजन हो जाए तो ये टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, और बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या है, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। 21% इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखता है। हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये सबका मिश्रण होता है जो हम सांस के रूप में लेते हैं। छोड़ी गई वायु में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और लेते समय 0.03%। तो ऑक्सीजन बहुत ज्वलनशील गैस है, इसको मेंटेन कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। जो भी पशु के डॉक्टर होते हैं तो वो अपने गाड़ी पे जो कंटेनर बांध के रखे रहते हैं, तो उसमें कंटेनर में होता क्या है, यही नाइट्रोजन गैस होता है। कभी मौका मिले आप लोगों के आसपास में कोई पशु के डॉक्टर आते हैं तो उनको बोलिएगा उस कंटेनर को खोल के दिखाने के लिए, उसमें हो सके तो उसको हाथ पे रखिएगा, बहुत ठंडा होता है। तो वही हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखे हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। क्लियर। श्वसन क्रिया में डायफ्राम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्वसन क्रिया में डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उसी की वजह से वो एक्सपेंड कर पाता है। क्या कर पाता है, एक्सपेंड कर पाता है। तो ये तमाम था हमारा श्वसन से जुड़ा हुआ काफी रोचक तथ्य और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए। इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न जीवों के श्वसन अंग। अब हर एक जीव का श्वसन अंग अलग अलग होता है, तो वो देखिए क्या है, जीव समूह और श्वसन अंग। स्तनधारी, स्तनधारी कहने का मतलब हुआ जो अपने बच्चे को क्या पिलाता हो, दूध पिलाता हो, उसको मैमल्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। उसमें क्या आता है, मनुष्य, पक्षी, कछुआ, सर्प, ये सब किसमें आता है, स्तनधारी में आता है। इस सब के श्वसन अंग के लिए क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स। कीट, तिलचट्टा, ग्रास हॉपर, इस सब का जो श्वसन अंग होता है क्या होता है, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली होता है। मछलियां के लिए क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स क्या होता है, तो गिल्स जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी गिल्स के पास होती है। गिल्स जो होता है वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को निकाल लेता है, क्योंकि जल का निर्माण भी तो ऑक्सीजन से ही हुआ है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब ना जल बनता है। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करता है, गिल्स करता है। इसलिए मछलियां जो है लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। एक कोशिकीय जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ हो, अमीबा पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, याद रखिए। एक चप्पल का कंपनी भी है पैरागॉन, पैरागॉन पैरामीशियम। इस दोनों का शेप देखिएगा तो चप्पल के भांति होता है, तो उस चीज से याद रखिएगा। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और याद कीजिए अपने फर्स्ट क्लास को बायोलॉजी का अमीबा के बारे में पढ़ाए थे। यह जो है शरीर के किसी भी हिस्सा से भोजन को ग्रहण कर सकता है और किसी भी हिस्सा से भोजन को उत्सर्जन भी कर सकता है, मतलब बाहर भी निकाल सकता है। कूट पाद की सहायता से यह भोजन को ग्रहण करता है। ये सारी बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। गिल्स देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, गिल्स जल में घुली ऑक्सीजन से शोषण करने में मदद करते हैं। प्रत्येक गिल में कई गिल पट्टिकाएं होती है जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या करता है, उसका मदद करता है। अगर हम लोगों के पास भी गिल्स होता तो हम लोग भी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ले पाते और कई मिनटों तक पानी के अंदर रह पाते। चलिए बताइए, इसकी जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें किसी भी मित्र को कोई समस्या है तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे हमें समस्या है। हम लोग टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए हमेशा रेडी टू स्टैंड मोड में है कि हाँ कोई मित्र आए और अपना समस्या बताए और एट ए टाइम आपके प्रॉब्लम का
क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अब बताइए अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन अभी बताने का जरूरत है क्या? हम लोग अभी आपको बताए हैं कि वायवीय श्वसन कहने का मतलब हुआ वैसा श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन साथ हो, जिसमें ऑक्सीजन साथ हो वह वायवीय श्वसन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन साथ नहीं हो वह अवायवीय श्वसन होगा। तो बताइए किस श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके वजह से हमारे अंगों में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है? तो अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से क्रैम्पिंग होने लगता है। ये सारी बात हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है अवायवीय श्वसन, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन ऑब्सेंट रहता है। क्या रहता है? ऑब्सेंट रहता है। ऑक्सीजन इसमें क्या रहता है? ऑब्सेंट रहता है। इसमें ग्लूकोज 2 पाइरुवेट बनता है, क्योंकि इसमें पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसके 3 परिणाम हो सकते हैं। इसे कितने क्या हो सकते हैं? 3 परिणाम हो सकते हैं। जब इस तरह का सीन और सिचुएशन होगा तो इसके 3 परिणाम। पहला क्या, ईस्ट में पाइरुवेट इथेनॉल, पाइरुवेट मतलब ये इथेनॉल प्लस CO2, मानव पेशियों में पाइरुवेट प्लस लैक्टिक अम्ल, ये रहा लैक्टिक अम्ल। यही लैक्टिक अम्ल की वजह से क्रैम्पिंग होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। थकान दर्द का कारण ये सब कौन होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, और जैसे ही मालिश होता है तो ठीक हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? पाइरुवेट। जब ऑक्सीजन साथ में होगा तो पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा, जिससे हम लोग फिट एंड फाइन फील करेंगे। वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? उपस्थित होगा। स्थान कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था बेंडा। इसमें पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर, मतलब इसमें इसका कंप्लीट रूप से क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है। किसमें? वायवीय श्वसन में। क्या बनता है? पूछ देगा एग्जाम में कि वायवीय श्वसन में किस चीज का निर्माण होता है, तो क्या कहिएगा? वह पहले बताइएगा वायवीय श्वसन का परिभाषा, कि वायवीय श्वसन कहने का मतलब हुआ वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन साथ हो, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स है। एटीपी से कोशिका की सभी जैव क्रियाएं संचालित होती हैं। अभी हम लोग बताए थे आपको एग्जांपल देके, जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और उसके जब जब हमें जरूरत होता है तो सारा पैसा निकालते हैं और काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार एनर्जी स्टोर कौन करता है? एटीपी करता है। और हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है। ये तमाम बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड है तो आप देख रहे होइएगा हर एक टॉपिक का कलेक्शन एक ही जगह, एक हर एक टॉपिक का निचोड़ आपका एक जगह क्लिक करके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम वैसे मित्रों के लिए हमेशा रेडी है जो मित्र पढ़ाई से अभी तक दूर थे, पढ़ाई से कोई नाता कोई संबंध नहीं था, वो आकर के इस प्लेटफॉर्म पे अपने पढ़ाई को एक बेहतर प्लेटफॉर्म और सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज आसान शब्द में और एक झलक में आपको यहाँ पे मिलेगा। हर चीज का कंटेंट आसान से सरल भाषा में और एक झलक में एक ही जगह मिलेगा, जो आपके पढ़ाई के जरिया को आसान से आसान कर देता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, हाँ, जिस पॉइंट से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ एग्जाम में आएगा। क्या है? श्वसन का प्रकार। श्वसन का प्रकार क्या है? अपचायी। मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। ऊर्जा का रूप क्या? कई बार हम लोग पढ़े हैं। ऊर्जा का रूप कहने का मतलब क्या हुआ? ATP। क्या हुआ? ऊर्जा का रूप कहने का मतलब क्या हुआ? ATP।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वायवीय श्वसन में कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38। याद रखिएगा कितना? 38। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है, पूछ देगा कि एटीपी में वायवीय श्वसन के दौरान कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन में एटीपी कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। मानव ट्रकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। मानव में पसलियां बताएं अभी 12 जोड़ी होता है, और 2 जोड़ी क्या होता है? फ्लोटिंग रिब्स होता है, यानी कि तैरता हुआ पसली। तैरता हुआ पसली। डायफ्राम का क्या कार्य है? तो फैलने और फैलाने का में क्या करता है? एक्सपेंडेड। जब हम सांस लेते हैं तो फैलता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो फिर वो सिकुड़ जाता है। ये काम किसका है? डायफ्राम का है। किसका है? डायफ्राम का है। तो इससे आपका तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? फिर से एक बार सुनिएगा। श्वसन का प्रकार औपचाई, मुख्य अंग फेफड़ा, ऊर्जा का रूप एटीपी, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वायवीय श्वसन में एटीपी कितना बनता है? तो 38 बनता है। और अवायु में कितना बनता है? 2 बनता है। मानव ट्रके की लंबाई कितना है? 11 सेंटीमीटर। और मानव में पसलियां कितना जोड़ी होता है? 12 जोड़ी होता है, जिसमें यहाँ पे 2 जोड़ी जो होता है, 2 जोड़ी पसली जो होता है वो क्या होता है? तैरता हुआ होता है, जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है। जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। 2 जोड़ी पसलियां जो है वो तैरता हुआ होता है, जिसको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। और डायफ्राम का काम क्या है? फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने में मदद करता है। फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने में मदद कौन करता है? डायफ्राम। पूछ जाएगा एग्जाम में कि डायफ्राम का क्या काम है? तो फेफड़ा का फैलना और सिकुड़ना ये किसके वजह से हो पाता है? डायफ्राम की वजह से हो पाता है। क्लियर? अब जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। क्या है? ये आपका 5 नंबर में आएगा। क्या आएगा? 5 नंबर में आएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन। जैसी अब बताइए इस वर्ड से आपका जान पहचान है या नहीं है? अवायवीय कह रहा है मतलब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। वायवीय मतलब ऑक्सीजन होगा। पहले इस चीज को समझिए। अवायवीय कह रहा मतलब ऑक्सीजन होगा, में ऑक्सीजन होगा, और अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं होगा। वायवीय में ऑक्सीजन होगा, और वायवीय में क्या होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और अवायवीय में 2 एटीपी का निर्माण होता है। इस सबसे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होगा। अंतर क्या? वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, और अवायवीय में ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थिति होगा। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। अवायवीय श्वसन का पूरा प्रक्रिया कहाँ होता है? याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में ही होता है। जबकि वायवीय श्वसन का फर्स्ट चरण जो होता है वो किसमें होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अवायवीय का तमाम प्रक्रिया किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में ही होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज। टाइपिंग मिस्टेक है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा ध्यान से। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण उसका नहीं होता है। पूर्ण रूप से होगा तो एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और पूर्ण रूप से नहीं होगा तो एनर्जी जो है ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा। क्या होगा? शरीर में इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, जिसके वजह से क्रैम्पिंग होगा, दर्द होगा, जलन होगा। क्लियर?
अब जैसे ही फिर ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा वो दर्द जलन अपने आप खत्म हो जाएगा। देखते हो जब भाग वाला काम कर लेते होइएगा तो उस दिन रात को बहुत दर्द होगा और कल होके फिर दर्द आपका कल परसों 2 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा अपने आप। कब? जब आप वो ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा तब। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिससे पाइरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है? दर्द और जलन होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा कितना? एटीपी, अभी बताएं आपको 38 एटीपी है ना यहाँ पे 38 एटीपी। जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा, मात्र केवल 2 एटीपी ही बनती है। जब श्वसन के साथ होगा तो 38 एटीपी और जब श्वसन के बिना होगा तो 2 एटीपी। वायवीय श्वसन उच्च श्रेणी के जीवों जैसे मनुष्य, पशु, पौधे आदि में पाया जाता है। ये वायवीय श्वसन जो है उच्च श्रेणी के जीव में, किसमें? मनुष्य में, पशु में, पौधे में पाया जाता है। जबकि अवायवीय श्वसन कुछ जीव जैसे कीट, ईस्ट, बैक्टीरिया और थकी हुई मांसपेशियों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, वायवीय श्वसन में उत्पन्न पदार्थ अविषाक्त होते हैं। वायवीय श्वसन में उत्पन्न पदार्थ अविषाक्त यानी कि नॉन टॉक्सिक, क्या होता है? नॉन टॉक्सिक। जबकि अवायवीय श्वसन में बने पदार्थ विषाक्त होते हैं यानी कि टॉक्सिक होते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बारे में अभी आपको हम बताए हैं कि उसके वजह से क्या होता है? बॉडी में क्रैम्पिंग, दर्द, जलन होता है। वायवीय श्वसन में दुर्गंध नहीं होती है। जब भी वायवीय श्वसन घटित होगा या संपादित होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ होगा। जब यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं होगा। किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। जबकि अवायवीय श्वसन में कभी कभी दुर्गंध उत्पन्न होती है, जैसे फर्मेंटेशन। आप देखते होइएगा जब कोई पदार्थ किसी डब्बा में पैक हो और उसके लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद जब उसको खोलिएगा तो उसमें से अजीब बदबू आता है ना? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं उसको मिला, जिस वजह से उसमें अवायवीय श्वसन हुआ और उसके वजह से वहां से क्या आ रहा है? दुर्गंध आ रहा है। क्या आ रहा है? दुर्गंध आ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कहीं रूम है और उस रूम में कहीं से हवा हुआ आने का कोई गुंजाइश नहीं है तो उस रूम में देखिएगा कभी कभी बदबू करेगा। लेकिन वही एक रूम ऐसा है जिसमें एकदम हवादार रूम है, हवा आ रहा है, जा रहा है, तो फिर आपके रूम में बदबू नहीं करेगा। कहने का मतलब कि जहां वायवीय श्वसन होगा वहां किसी भी प्रकार का दुर्गंध उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन जहां अवायवीय श्वसन होगा वहां दुर्गंध उत्पन्न हो भी सकता है। अब बताइए प्यारे साथियों, अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, हम ये कोशिश किए हैं कि तमाम कॉन्सेप्ट को आपके डेली टू डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताएं, आपको बताने का प्रयास किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी तो प्रयास करना होगा। अभी इस त्योहार जैसे पावन दिन पे कहीं ना कहीं आपके लिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी हर पल सोच रहा है, तो कुछ पल तो आपको अपने लिए भी सोचना होगा। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचिएगा कुछ पल, सारा काम तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए नहीं करेगा। अगर मान लीजिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके साथ 10 कदम चल रहा है तो कम से कम 5 कदम भी तो आप चलिएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अब 1 कदम भी नहीं चलिएगा, 5 कदम आपको चलना होगा। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाइएगा तब तक हमें भी पढ़ाने में, बताने में, अपने मित्रों को सहायता करने में एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आपको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब दिन दूर नहीं है, अब दिन दूर नहीं है और पर्वों का बहुत सारा भरमार है। क्लियर है? तो पर्वों का बहुत सारा भरमार है, दिन दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपना इफिशियंसी देना होगा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के साथ। तो जुड़े रहिए तन मन धन से। वहां पे जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है आसान से आसान शब्दों में, वो तमाम चीज आपको और उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि सरल से सरल शब्द में आपके सामने उस चीज को हम लोग पेश करें, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह का परेशानी न हो। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, एटीपी, हाँ, ये सारा चीज, लैक्टिक एसिड, अभी
क्वेश्चन आ जाएगा यहीं पे, वायवीय श्वसन में उत्पन्न पदार्थ अविषाक्त होते हैं कि विषाक्त होते हैं? तो क्या होते हैं? अविषाक्त होते हैं। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं दूसरा जगह से थोड़ी ना आएगा, दूसरा गोला से थोड़ी ना आएगा, जो कुछ अभी आपको हम बताए हैं उसी से खींच लेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ देगा, वायवीय श्वसन में दुर्गंध होता है कि नहीं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं वायवीय श्वसन में क्या होता है? दुर्गंध नहीं होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में दुर्गंध होता है। अवायवीय श्वसन में दुर्गंध होता है, लेकिन जबकि वायवीय श्वसन में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं होता। ये बात तो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसी से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएगा, इसी से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएगा। तो आप लोग लाइन से पढ़िएगा, हर एक स्लाइड आपके एकदम टोटल एकदम हाईलाइट किया हुआ पीडीएफ है। कहीं भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। फिर अगर क्लास जैसे ही खत्म हो इसको रिवीजन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तब ना समझ में आएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। बाकी खाली टाइम में इसको जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। इसको समझ में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक दो बार रिकॉल करना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज तमाम जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं जितना सरल सरल भाषा में, उसी तरह आप भी बता पाएंगे अपने दूसरे मित्रों को। तो कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा, और यकीन मानिए अगर प्रयास आप करते हैं जोरदार तरीकों से, तो उससे भी जोरदार तरीके से आपका परफॉर्मेंस नजर आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, समझे? तो कहीं ना कहीं प्रयास कीजिए। तो अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं तो आपका तमाम एमसीक्यू यहीं से तैयार होगा। अभी देखिएगा जैसे ये स्लाइड क्लास खत्म हुआ, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा एमसीक्यू का होगा। और जो मित्र और जो प्यारे साथियों इस तमाम वीडियो को देखे हुईएगा, हर एक लाइन को समझे हुईएगा, वहीं से आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखाएंगे। और देखिएगा जो कॉन्सेप्ट अभी आपको हम बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उस तमाम एमसीक्यू को हल करेंगे। जितना भी एमसीक्यू वो भी अप्रॉक्स कम से कम 100 क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर पे, उसको हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी कर पाइएगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं है। इस पीडीएफ को पढ़िएगा, तो देखिए उसके बाद देखिए फिर आप भी एमसीक्यू लगाइएगा, वो भी फुल रफ्तार में, फुल रेस में लगाइएगा। क्लियर? तो कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा, ठीक है? इस प्रकार अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें कोई समस्या होगा तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। एक स्लाइड में आपका एक सेशन जो है खत्म। क्लियर? अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या होगा? हमारा एमसीक्यू का होगा। चलिए ये देखिए हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26, जय बिहार। अभी मौका है कर्तव्य दिखाने का, यही टाइम है। फेस्टिवल, पर्व, त्योहार ये सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सब हर साल आएगा, लेकिन आपका मैट्रिक जो है हर साल नहीं आएगा। मैट्रिक हर साल आएगा? नहीं आएगा। यही समय है अपने आप को प्रूफ करने का कि हम भी है, हमारे पास भी दम खम है। आई कैन डू इट एंड आई विल बी डू इट। हम कर सकते हैं और हम ही करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो ये टाइम है आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, आपको अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, यही आपका टाइम है। 2 से 3 महीना पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 महीना जुड़ जाइएगा, तो एक मैट्रिक में एक बेहतरीन रिजल्ट आपके साथ रहेगा, आपके प्रमाण के साथ रहेगा। फिर जिसके आधार पे आप अपने एक भविष्य का निर्माण कीजिएगा, एक सुदृढ़ और सुंदर भविष्य का निर्माण कीजिएगा। मैट्रिक आपका बेस है, मैट्रिक आपका बेस है। तो उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। वैसे मित्र जो अभी तक कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाना है। कंप्लीट बैच, ऑल मटेरियल, कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। आपका तमाम चीज आपका पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा, कोई कॉपी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल मटेरियल्स ऑन यूट्यूब। तब आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा। बैच स्टार्ट 1/11/2025 से, ठीक है? और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8789666040। इस नंबर पे कॉल करके आप और भी सारी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं, जहां पे आपको बताया जाएगा कि मैट्रिक के तैयारी के लिए क्या रणनीति होना चाहिए कि कम से कम समय में आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, बेहतरीन नंबर अचीव कर पाए, उसके लिए क्या रणनीति है। तो आइए हम लोग के साथ जुड़िए, और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर फोन कीजिए। फिर वहां आपको बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सटीक तैयारी करना है। देखिए मेहनत सब करता है, लेकिन क्या हर कोई को फल मिलता है? हर कोई को फल मिलता है? कहता है सब्र का फल मीठा होता है। दोस्त मेरे,
कभी कभी सब्र का फल तीखा भी हो जाता है, कभी कभी सब्र करते करते फल सड़ भी जाता है। ये मॉडर्न टेक्निक है। क्लियर? तो सब्र का फल हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके सब्र का फल हमेशा मीठा ही होगा, कभी कभी सब्र का फल खट्टा भी होता है। तो जरूरत है कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को ऑन ट्रैक और ऑन टाइम करना, ऑन डायरेक्शन में करना। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलता है। सफलता उसी को मिलता है जो ऑन टाइम, ऑन डायरेक्शन और ऑन इफिशियंसी के साथ काम करता है। सही दिशा में सही निर्देश के साथ काम कीजिएगा, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा, वरना सब्र का फल खट्टा भी हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मात्र 199 रुपए में आपका पूरा बैच, जहां पे हर एक चैप्टर का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, और हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का एक्सपर्ट टीचर के द्वारा सरल से सरल भाषा में समझने का चांस भी आपको यहां मिलेगा। कोई कठिन शब्द नहीं है। अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए बात, जैसे आम बातचीत हम लोग करते हैं ना अपने घर परिवार में, वैसे बात के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक आपके दिल दिमाग में उतार दिया जाएगा। इसके लिए हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम हमेशा इसके लिए, आप अभी इस पर्व के दिन में कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहिएगा, और हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम जो है आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, कैसे चीजों को सरल बनाए, कैसे चीजों को उसके सरल से सरल शब्दों में पेश किया जाए जो उसके सीधे दिमाग में सेट हो, और सीधे वो दिमाग का पिटारा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में खुलेगा, सारा क्वेश्चन यूं हल हो जाएगा। समझ में आया? उसके लिए क्या करना है? 199 रुपया पेड करना है। प्ले स्टोर में जाके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहां 199 रुपया में पूरा सिलेबस का आपको नोट्स विथ क्लास मिलेगा। और अभी धमाका हो रहा है, दिवाली, छठ पर्व, महापर्व है, तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, जैसे वहां बाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे कूपन होगा, वहां पे जैसे ही आप टाइप कीजिएगा शिव 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपया आम बात है। ठीक है? वो आप ऐसी बम वम छोड़ के उड़ा दीजिएगा, लेकिन एक बार जुड़िए, एक बार फेथ कीजिए, आपके साथ टीच एक्स्ट्रा एकेडमी दुगुना फेथ के साथ आपसे जुड़ा रहेगा इस मैट्रिक परीक्षा के मिशन में। तो ये पूरा है। कोई दिक्कत हो आप लोगों तो इस नंबर पे एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। और कोई कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं है, तो आप टीच एक्स्ट्रा एकेडमी चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी तक बहुत सारा वीडियो वहाँ अपलोड है, समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज को आपके दैनिक जीवन से जोड़ के बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी का MCQ लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।